दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं सुभा शुक्ला त्रिपाठी जी, जो मीडिया से हैं। इन्होंने अपना करियर दूरदर्शन से शुरू किया और प्रोडक्शन से रहीं। उसके बाद फिर फैशन डिज़ाइनिंग में आई तो चिकन को बढ़ावा दिया और समाज सेवा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ी। इसके साथ ही साथ जो उनका अपना घर है, परिवार है, उस सब को लेके आगे चल रही हैं। तो आज हम बात करेंगे सुभा जी से कि किस तरीके से उनका जो करियर रहा वो आगे बढ़ा। पहले जब सेक्शन में हम बात करेंगे कि उन्होंने जो मीडिया में उनका काम रहा वो कैसा रहा। सुभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शैलेंद्र जी। आपने मीडिया लाइन से शुरू किया जी। कैसे शुरुआत हुई थी? देखिए, स्टार्टिंग में मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रही थी, तो मुझे दूरदर्शन से ऑफ़र आए। तो एक नॉर्मल था कि चलिए ठीक है, दूरदर्शन में काम करते हैं। तो मैंने वहाँ पे कह लीजिए स्टार्टिंग किया, तो वहाँ पे अच्छे रिस्पांस मिले और मैं एज ए एंकर वहाँ पे सिलेक्ट हो गई। उसके बाद में दूरदर्शन के मैंने बहुत सालों तक प्रोग्राम किए, फ्रीलांसिंग किए और डॉक्यूमेंट्रीज़ में वगैरह में भी काम करती रही। और वो सफ़र मेरा बहुत ही अच्छा रहा। बहुत लंबे काल तक मैंने वहाँ पे काम किया, बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ से। और उसके बाद में जो जीवन का चक्र होता है वो आपको कहीं और ही ले जाता है, किस दिशा में ले जाता है आपको पता नहीं चलता है। तो दूरदर्शन में काम करते करते, मीडिया में काम करते ही मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी मैंने किया और मैं फ़ैशन डिज़ाइनर भी हूँ। अच्छा। तो लोगों की रिक्वायरमेंट आई, थोड़े से फ्रेंड्स एंड फैमिली से कह लेते हैं, स्टार्टिंग हुई कि मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और लखनऊ जो है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है चिकनकारी के लिए। तो लोगों ने मुझसे चिकनकारी की डिमांड करनी शुरू की, तो लोग मुझसे चिकनकारी लेते थे। उसके बाद में चिकनकारी में भी उन्होंने थोड़ी सी वैरायटी कि थोड़ा अगर वेस्टर्न वेयर में चिकनकारी आए तो कैसा रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएगी आपको। तो यहाँ से शुरुआत हुई कि मैंने एज ए फैशन डिज़ाइनर चिकनकारी को लिया और उसमें काम कराना शुरू किया और आगे काम मेरा बढ़ता गया। और आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया में 800+ लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर में भी हैं जो कि शॉप ओनर्स हैं, बुटीक ओनर्स हैं, जो कि हमसे सामान लेते हैं और वहाँ पे एग्जीबिशंस लगाते हैं अपनी शॉप्स एंड बुटीक्स में। और बहुत सा ऐसा काम है जो कि बाहर की कंट्रीज़ में नहीं होता है, हमारे इंडिया में ही होता है एक्सक्लूसिवली। तो हम उस पर काम करवाते हैं और अपनी चिकनकारी को तो मैं बढ़ा ही रही हूँ। साथ ही एक थॉट आया मेरे दिमाग में कि सिर्फ हमारा इंडिया सिर्फ चिकनकारी ही नहीं, चिकनकारी तो सिर्फ लखनऊ से ही है और हमारे इंडिया में इतने रंग हैं, इतनी कलाएं हैं, तो मैं उन पे भी काम करूँ। तो अब मैं इंडिया की हस्तकला पे भी काम कर रही हूँ। अच्छा, जो दूसरे स्टेट्स की भी? जी बिल्कुल, जो दूसरे स्टेट्स की हैं उसमें चाहे चिकनकारी हो, चाहे वो फुलकारी हो, चाहे वो कच्छ वर्क हो, चाहे वो काथा काम हो, तो मैं उन सबको भी आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हूँ। और एक दिन अपने देश का नाम जो है बहुत ज़्यादा रोशन करने का मेरा प्लान है कि सब लोगों को जो इजीली अवेलेबल हो जाए हमारा, और हमारे जो कारीगर हैं उनको भी काम मिले और उनको भी दुनिया जाने, उनके काम को जाने और उनको एक अच्छा प्रॉफिट हो, एक अच्छा उनको पैसा मिले जो वो काम करते हैं। तो शैलेंद्र जी, बस उसके टुवर्ड्स ही मैं काम कर रही हूँ। तो चिकनकारी जो दूसरी हस्तकला है भारत की, उसमें से किन किन देशों में ज़्यादा पसंद की जाती है? देखिए, बाहर के जो देश हैं, अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे तो देखिए बहुत ज़्यादा वेस्टर्न का ही रहता है कि वेस्टर्न चाहिए या इंडो वेस्टर्न चाहिए। लेकिन जैसे दुबई हुआ, पाकिस्तान हुआ, वहाँ पे जो मेन काम होती है ना उसकी कद्र होती है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनको है कि हमें पारसी का काम चाहिए। जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो वहाँ पे कटदाना का तो काम होता है, पारसी का नहीं होता। अच्छा। और लेकिन उनको चाहिए पारसी ही वर्क, तो वो हम काम यहाँ पे करवाते हैं और वहाँ पे सूट लेंथ है, ड्रेस लेंथ है, वो सारे जाते हैं वहाँ पे। इसी तरह जद्दा हुआ, जितनी भी कह लीजिए कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, बिल्कुल, तो उन पे इस सब की बहुत डिमांड होती है। और मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। फ्रेंच की एक लेडी, वो मुझे बहुत टाइम से ढूंढ रही थी और उसने मुझे कांटेक्ट किया कि आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर कलेक्शंस और इतना अच्छे कलेक्शंस मुझे देखे तो मुझे वो चाहिए। तो मैंने पूछा डिमांड है? बोली यस डेफिनेटली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोगों में बहुत क्रेज़ है। तो सुन के बहुत प्राउड भी फील हुआ और बहुत अच्छा भी लगा कि डेफिनेटली हम आगे पहुँचा रहे हैं और लोगों की मदद कर पा रहे हैं और अपने कारीगरों की मदद कर पा रहे हैं। आपके जो कारीगर हैं उनसे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है? हाँ जी बिल्कुल, हमारे जो कारीगर हैं उनमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। मतलब एक तरीके से आप महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन पे काम कर रही हूँ। इसके साथ साथ अभी आप प्रोडक्शन काम से जुड़ी हुई हैं। जी जी। उसमें क्या क्या है, दोनों में तालमेल कैसे बैठाती हैं? किस चीज़ में? एक तो आप प्रोडक्शन का काम कर रही हैं और दूसरे ये चिकनकारी और जो बिजनेस है ये है।
देखिए है क्या कि इंटरेस्ट होता है, जो प्रोडक्शन काम है वो भी मेरे इंटरेस्ट का काम है, मैंने बहुत साल दिए हैं मीडिया में, प्रोडक्शन में। और चिकनकारी है वो मेरा फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, तो वो तालमेल अपने आप ही बन जाता है। मैंने थोड़ा सा अपना जो टाइम है साथ में बच्चों को भी देना पड़ता है, तो काम को कह लीजिए स्ट्रेच किया हुआ है कि एक टाइम में प्रोडक्शन का फर्स्ट हाफ में दिया, तो सेकेंड हाफ में मेरे को अपने जो साथ में काम करने वाले हैं उनको भी देखना है, बच्चों को भी काम करवाना है, उनके साथ भी रहना है, उनको भी चीज़ें सिखानी है। और फिर रात का टाइम होता है तो चलिए भाई वो अपने हम चिकनकारी पे देंगे या बाहर में बढ़ाने के काम पे देंगे, तो बस कह लीजिए पूरा दिन निकल जाता है इन्हीं चीज़ों में। और लेकिन ज़्यादातर महिलाएं कहती हैं उनके पास समय नहीं, तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा बड़ी शिकायत रहती है लोगों को। देखिए जो टाइम मैनेजमेंट होता है, कुछ लोग पूरे दिन खाली रहते हैं उसके बावजूद भी कहते हैं कि टाइम नहीं है, ऐसा होता है। और अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा दूर ना जाते हुए मैं अपने मोदी जी के पास ही चली जाती हूँ कि मतलब ही इज़ अ पर्सन जो इतने काम करते हैं और पूरे दिन में हर जगह मौजूद रहते हैं, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कैसे कर लेते हैं। तो जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, मुझे लगता है वो हमारे अपने अंदर होता है कि हम अपने टाइम को अलग अलग भागों में देते हुए कैसे कर ले जाएंगे। तो बस उसी चीज़ को करते हुए टाइम मैनेजमेंट को मैं निभाती हूँ और सब चीज़ों पे काम करती हूँ। आपने जर्नलिज्म भी किया जी, तो पत्रकारिता की तरफ नहीं गई? देखिए पत्रकारिता की तरफ जाना हो नहीं पाया मेरा, क्योंकि एक तरह से कह लीजिए दूरदर्शन में मैंने काम करना शुरू किया। मैं वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज करती हूँ, तो पत्रकारिता तो हर कोई कर रहा है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे समाज के मुद्दे हैं या जो कुछ ऐसी औरतें हैं जिनको कि कोई जानता नहीं है या ये बहुत कुछ कर रही हैं, उनको कोई लेके सामने नहीं आता, तो मैं उसके टुवर्ड्स ज़्यादा काम करती हूँ। एक तरह से कह लीजिए मेरा रुझान ही उधर चला गया और मैं उस पर काम करने लगी और मेरा मज़ा भी आने लगा। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्रीज आप बनाती हैं जी, कोई ऐसी यादगार डॉक्यूमेंट्री जो आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, एक डॉक्यूमेंट्री थी, हमने किसान चैनल के लिए किया था, उसमें हम में है दम नाम था उसका। अच्छा। तो उसमें ज़्यादा दूर ना जाते हुए एक बिटाना देवी हैं जिनको कि मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ही जानते होंगे बिटाना देवी को। मोहनलालगंज में से पहले निगोहा पड़ता है, निगोहा में उनका गांव है। और बिटाना देवी जो हैं वो पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा दूध उनके पास आता है और हर साल गोकुल अवार्ड भी उन्हें ही मिलता है। बट आज की डेट में लोग दूध तो पीते हैं बट पता नहीं है ये दूध आता कहाँ से है। तो मैं उनके गांव गई थी उन पे डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए और मैं जाके एकदम शॉक्ड हो गई कि इतनी पूरी हमारी टीम आई थी दूरदर्शन की और इतना सब हाईलाइट हो रहा था सब, और वो बिल्कुल ही शांत भाव से अपने घर के काम कर रही थी, अपनी गायों को प्यार कर रही थी, नॉर्मल दूध निकाल रही थी। हम ही उनसे कह रहे थे आइए थोड़ा सा आपका इंटरव्यू है, बैठ रही थी। तो एक होता है ना डाउन टू अर्थ पर्सन, उनको किसी फेम की ज़रूरत नहीं थी, बट हमें लगता है कि मतलब ऐसे जो लोग हैं ना जो सिर्फ काम कर रहे हैं, दुनिया को पता होना चाहिए कि वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी भी एक जर्नी है ना, क्योंकि उन्होंने एक मतलब कह लीजिए जो आम साधारण गृहिणी से लेके उन्होंने यहाँ तक वो गई हैं, उसके बावजूद भी वो सिर्फ काम किए जा रही हैं बिना किसी फल की इच्छा के। तो ऐसे ही बहुत से इंसिडेंट हैं हमारी लाइफ में जो कि हमें बहुत मोटिवेट करते हैं कि हम ऐसे लोगों को सामने। ज़्यादातर आपकी डॉक्यूमेंट्रीज महिलाओं पे हैं? जी हाँ, ज़्यादातर हम महिलाओं पे करते हैं क्योंकि मेरा हमेशा से रुझान महिला सशक्तिकरण पे ही रहा है, तो बस उधर ही मेरा रुझान है और मैं उन पे ज़्यादा काम करती हूँ। जो आप बिजनेस करती हैं वो अब आजकल ऑनलाइन का ज़माना बढ़ गया है। जी बिल्कुल। तो इससे आपको कुछ लाभ हुआ? हाँ, देखिए लाभ ये हुआ कि कोरोना के टाइम पे जो सबसे बड़ी बात आई थी हमारे सामने, कोरोना के टाइम पे जितने भी आउटलेट थे वो सारे बंद हो गए। कोरोना के टाइम पे एक ऐसा समय था जब हम घर में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। अगर त्यौहार भी होता था तो होता था कपड़े कहाँ से आएंगे, और जो लोग काम कर रहे थे लोगों को दुकानों से निकाल दिया गया, अच्छे अच्छे रोजगार बंद हो गए। लेकिन कोरोना का ऐसा टाइम था जब हमारा ऑनलाइन जो काम चल रहा था वो कभी रुका नहीं। लोगों के सारे त्यौहार भी मिले, उनको सारी चीज़ें भी हम लोगों ने मुहैया कराई। कुरियर जो सेवाएं थी वो बंद हो गई थी। हमने पर्सनल व्हीकल से ऑल ओवर इंडिया में सामान पहुँचाया है। तो उससे क्या हुआ कि लोगों की जो धनार्जन की स्थिति थी वो भी अच्छी रही, पैसा आता रहा, काम होता रहा, तो जिसको चाहिए था उसको सामान भी मिलता रहा, कारीगर काम कर रहा है उसे पैसा भी मिलता रहा। और लखनऊ में बैठ के आप लखनऊ में बैठ के बिल्कुल लखनऊ में बैठ के हम विदेश में भी भेजते रहे। तो कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन का बहुत बड़ा जो एक लोगों को लगता था ना ऑनलाइन चलता नहीं है, लोगों को विश्वास हो गया कि आजकल ऑनलाइन ही चलता है। जी बिल्कुल। चिकनकारी पे अगर हम वापस लौटे, क्या डिज़ाइन लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल?
देखिए, एक होती है कि पहले ज़माने की जो हमारी मुर्री वर्क और जो कच्चा वर्क ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन आज की डेट में लोगों को थोड़ी फैंसी चिकनकारी चाहिए। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं कि आजकल चिकनकारी बहुत ज़्यादा है, तो लोग तो फ़ोटो भेजते हैं कि हमें ना ये वाली जो हीरोइन ने पहनी थी ना, दीपिका ने पहनी थी, वो वाली चाहिए। तो अब चिकनकारी का स्वरूप थोड़ा बढ़ गया है, बदल गया है। उसको हम लोगों ने थोड़े उभरे हुए धागों में, मोटे धागों में और थोड़ा फैंसी वर्क के साथ हम लोग अब लेके आए हैं। जैसे अब मोती दाना भी काम लगने लगा है, उसमें थोड़े से थ्रेड वर्क भी लगने लगे हैं, थोड़े सितारे भी लगने लगे हैं, शीशे भी लगने लगे हैं। जो कि जो पहले राजा महाराजाओं के ज़माने की चिकनकारी होती थी वो प्योर की चिकनकारी होती थी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो होता था वो हमारा जाली वर्क होता था। लेकिन अब फैशन की दुनिया में चिकनकारी को अलग अलग आयाम मिल गए हैं। अच्छा, तो एक तो ये दो चीज़ें हुई आपकी। तीसरी आपकी खासियत, आप समाज सेवा भी करती हैं। जी। कैसे करती हैं? कुछ संगठन वगैरह बनाया है दूसरों के साथ जुड़ के? नहीं, बिल्कुल मैं जुड़ी हुई हूँ। इनर व्हील क्लब ऑफ इंडिया है, उसकी प्रेरणा जो यूनिट है उसकी मैं सदस्य हूँ, एक्टिव सदस्य हूँ। तो उससे रिलेटेड हम लोग बहुत से NGO वर्क करते रहते हैं। हमने 1-2 गांव गोद ले रखे हैं, उन गाँवों में हम जाते हैं, वहाँ की औरतों को हम रोजगार देते हैं, वहाँ के बच्चों की स्कूल की जो जिम्मेदारी है वो हमने ले रखी है। इस तरह से हम काम करते हैं। एक और हमारी इंटरनेशनल NGO है रिदम, रेज योर सेल्फ फॉर हेल्प मैनकाइंड। उसके रिगार्डिंग भी हम लोग अलग अलग जगहों पे जाके काम करते हैं और बच्चों से रिलेट काम करते हैं, औरतों से रिलेटेड, बुज़ुर्गों से रिलेटेड, और सफाई अभियान और कुछ समाज के ऐसे मुद्दे हैं जिनको लोग बाहर आके डिस्कस करना नहीं चाहते, तो हम उनके पास जाते हैं और उनकी तकलीफ़ों को सुन के हर तरह से उन्हें मदद करने की कोशिश करते हैं। जी, इन सब सारी चीज़ों से कुछ समय निकलता है? जो और हॉबीज़ भी हैं कुछ? देखिए, समय तो वही है, निकालने पे है। डेफिनेटली एक समय का टाइम निकाल रखा है जिसमें मुझे थोड़ा सा क्राफ्ट का भी शौक है। अच्छा, तो क्राफ्ट मतलब बुनाई कढ़ाई? नहीं, मैं पॉट मेकिंग वगैरह और मंडाला आर्ट्स वगैरह इन सब पे काम करती हूँ। तो वो एक होता है ना, वो मेरा स्ट्रेस बस्टर है। तो जब थोड़ा सा टाइम मिलता है, या कह लीजिए मेरे साथ है, जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं अपने सारे काम को थोड़ी देर के लिए रोक देती हूँ और आधा 1 घंटा फिर मैं उसमें निकालती हूँ, पॉट मेकिंग में। तो उससे ना एक नई ऊर्जा आ जाती है और फिर मैं अपना काम फिर से शुरू करती हूँ। और साथ में बच्चों को लेके बैठती हूँ, उनको संस्कार देना है। बेटा है प्रभाकर, कर रहा है म्यूज़िक में, उसके साथ म्यूज़िक में थोड़ा सा क्लासिकल म्यूज़िक में थोड़ा सा कुछ गाना वाना, तो ये सब कामों में भी अपना समय लगाती हूँ मैं। और इस सारे के पीछे सहयोगी कौन है? देखिए, सहयोगी तो जो हैं वो सबसे बड़े मेरे बेटर हाफ हैं। तो वो जो है वो हमेशा साथ ही खड़े रहते हैं मेरे हर चीज़ में। जहाँ पे थोड़ा सा होता है ना कि मैं कमज़ोर पड़ने लगती हूँ या डाउन होने लगती हूँ, ओवर स्ट्रेस होती हैं, तो वो सामने आके मेरे खड़े हो जाते हैं कि कर ले जाओगी, कुछ नहीं है, और मैं हूँ ना, सब हो जाएगा। और माता पिता का बहुत सहयोग है। ये लोग जो हैं वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और मैं जो भी काम करती हूँ उसमें आगे से आगे आके मुझे प्रोत्साहन के साथ में मुझे समय समय पे लोग सजेशंस भी देते हैं कि आप कैसे कर सकते हो, चीज़ों को कैसे आगे बढ़ा सकते हो। तो इन्हीं लोगों के सहयोग से बस मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। बहुत शुक्रिया सुभा जी। कुछ और चलते चलते आप दर्शकों से कहना चाहती हैं? देखिए, मैं दर्शकों से बस ये कहना चाहती हूँ कि जीवन का जो चक्र होता है वो हमें कब कहाँ ले जाए हमें पता नहीं रहता है, लेकिन हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा ऊपर वाली सर्वशक्ति पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि उसने जो हमारे लिए सोचा है अच्छा ही सोचा है। अगर एक रास्ता बंद करेगा तो दूसरा ज़रूर खोल देगा, और माता पिता का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, दिल में हमेशा श्रद्धा रखिए, लोगों की मदद करने के बारे में सोचिए, क्योंकि वो मदद करके जो खुशी होती है, दूसरों के लिए काम करके जो खुशी होती है ना, उसका मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो जो अविश्वसनीय होती है, उसको हम कैसे कर पाएंगे वो आप करके ही देखेंगे। तो खुश रहिए, खूब काम करिए, समाज की मदद करिए, लोगों की मदद करिए और आगे बढ़िए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने हमें इतने लंबे समय तक देखा, और सुभा जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल के हम लोगों से बातचीत की। धन्यवाद।